जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रह के बारे में। कल हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में जबरदस्त तरीके से पढ़े थे, सूर्य के बारे में खूब अच्छे से देख कैसे सूर्य बन रहा है, फिर उसका क्या क्या काम है। आज हम लोग ग्रहों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ग्रह क्या है और कैसे ये काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग सिंपल सा एक ग्रह की डेफिनेशन जानेंगे कि ग्रह की परिभाषा क्या है। अगर परिभाषा की बात किया जाए तो आप देखेंगे ग्रह कहते किसे हैं। सबसे पहले तो हमको इसका डेफिनेशन जानना है कि ग्रह किसे कहते हैं, ग्रह किसे कहा जाता है, ये हम लोगों को जानना है कि ग्रह कहते किसे हैं। आइए तो जानते हैं फिर ग्रहों के बारे में। ग्रह किसे कहेंगे, सामान्य रूप से अगर इसका डेफिनेशन खोजा जाए तो आपको मालूम है चूंकि ग्रह सूर्य से ही उत्पन्न हुए हैं, सूर्य से उत्पन्न हुए हैं, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, एक निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उन्हें ग्रह कहा जाता है। आपको मालूम होगा कि ग्रह में अपनी कोई ऊर्जा नहीं होती है, ऊष्मा नहीं होती है, ये क्या होते हैं, सूर्य के प्रकाश से ही क्या करते हैं, चमकते हैं। समझ पा रहे हैं? तो हम एक डेफिनेशन लिख सकते हैं कि ग्रहों जो तारों की या सूर्य की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंड को क्या कह सकते हैं, तारों की परिक्रमा, तारों कहो चाहे सूर्य कहो, तारों या हम कह सकते हैं सूर्य, तारे या सूर्य की परिक्रमा करने वाले, सूर्य की परिक्रमा करने वाले तारे या सूर्य की परिक्रमा करने वाले, सूर्य की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंड को आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है, तो आप बताओगे प्रकाश रहित आकाशीय पिंड को ग्रह कहते हैं। बात समझ पाए? मतलब हम कह सकते हैं कि तारे या सूर्य की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंड को ग्रह कहा जाता है। क्लियर है ये चीजें? ग्रह किसे कहते हैं, तो तारे या सूर्य की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है प्यारे साथी, तो आप बताओगे ग्रह कहा जाता है। अच्छा, अब ये मालूम है कि ये सूर्य से निकले हुए पिंड हैं। कैसे निकले हैं, तो ये सूर्य से ही उत्पन्न पिंड हैं, ये सूर्य से ही उत्पन्न पिंड हैं। आपको मालूम है कि जब सूर्य से उत्पन्न है तो इनका काम क्या होगा, सूर्य की चक्कर लगाना, सूर्य की कक्षा में परिक्रमा करना। कैसे परिक्रमा करेंगे इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए ब्लर हो रहा है, क्या बात है? हाँ, तो सूर्य का परिक्रमा ये करते हैं। अब उस परिक्रमा में क्या बातें होंगी, इसी पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। बात समझ रहे हैं? आपको मालूम है एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले ग्रहों की संख्या 9 हुआ करती थी। अगर ग्रहों की संख्या के बारे में बात किया जाए, ग्रहों की संख्या, तो पहले यह संख्या 9 हुआ करती थी। पहले संख्या क्या थी, 9 थी। लेकिन हुआ क्या, 2006 में प्राग में एक सम्मेलन हुआ। प्राग में क्या हुआ, एक सम्मेलन हुआ, और इस सम्मेलन के बाद यह देखा गया कि जो आपका 9वां ग्रह था, प्लूटो या यम जिसको आप लोग कहते थे, वो अपने समान ग्रहों की कक्षा को भी काट दिया करता था। इस कारण से 2006 में यम को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया और उसे क्षुद्र ग्रह घोषित कर दिया गया। तो वर्तमान में
ग्रहों की संख्या 9 ना होकर के कितनी है, तो आप बताओगे 8 है। तो वर्तमान में ग्रहों की संख्या, वर्तमान में प्यारे साथी, वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है, तो आप बताओगे कि वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है, क्योंकि 2006 में प्राक सम्मेलन में यम अर्थात प्लूटो ग्रह को, यम अर्थात कौन से, प्लूटो ग्रह को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। यम अर्थात प्लूटो ग्रह को क्या किया गया, तो आप बताओगे ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। यह बात क्लियर है, प्लूटो को क्या किया गया, ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। अब यह तो सामान्य सी बात हो गई। हां, ये बाहर करने का काम किसने किया, तो ये प्राक में जो सम्मेलन हुआ वो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ का सम्मेलन था। ये भी पूछ लेता है, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ की मीटिंग में, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ की मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि प्लूटो जो है वो अपने समान ग्रहों की कक्षा को काट दिया करता है, इस कारण से उसे अब ग्रह ना कह करके क्षुद्र ग्रह कहा जाएगा, और वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है, यह बिल्कुल निश्चित हुआ। अब वो 8 ग्रह कौन कौन से हैं, इनके बारे में हमें देखना है। वो 8 ग्रह कौन कौन से हैं, इनके बारे में हमको देखना है। तो 8 ग्रहों का एक अगर चित्र आपको दिखाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। 8 ग्रहों के चित्र को अगर आपको दिखाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि वो कौन कौन से ग्रह हैं। आइए देखते हैं, आइए प्यारे साथी देखते हैं कि वो 8 ग्रह में कौन कौन से ग्रह आएंगे, ये हम आपको दिखाने वाले हैं। बस हटाओ, ऐसे पूरा ये गया तो नहीं होगा। कौन सा, सब एक साथ नहीं आएंगे, तो अभी लेंगे। देखो ये आपका जो है मरकरी है। ये कौन सा ग्रह है प्यारे साथी, मरकरी है। पहले तो हम देख लेते हैं एक बात यहां पे कि कैसे कैसे ग्रह जो है अरेंज हैं। तो अगर इसको, हाँ ये आपके सामने मरकरी है, ये कौन सा है साहब, तो मरकरी है। अब यहां एक चीज हमको ये देखना है, यहां एक चीज हमको ये देखना है कि जो ग्रहों का क्रम है वो किस प्रकार से है, ग्रहों के क्रम का सेटअप किस प्रकार से है। तो उसको पहले हम देखने के लिए, चलिए पहले मैं पेन से आपको बना के दिखाता हूं, पेन से आपको बना के दिखाता हूं। तो आइए देखते हैं, आप समझोगे कि ये सपोज दैट आपका सूर्य है, ये क्या है, आपका सूर्य है, समझोगे। ये पहले आपका क्या है प्यारे साथी, तो आप बताओगे कि ये सूर्य है, ये जो है आपका सन है, सन बोले तो सूर्य है, ठीक। ये सन है आपका, और इसी का चक्कर लगाते हैं। तो सबसे पहले आपका जो ग्रह पड़ता है वो है बुध। बुध के बाद में कौन है, तो आप बताओगे शुक्र है। शुक्र के बाद में कौन है प्यारे साथी, आप बताओगे कि पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद में मंगल है। मंगल के बाद में बृहस्पति है। बृहस्पति के बाद शनि है। शनि के बाद में अरुण है, और अरुण के बाद में
वरुण है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण तथा वरुण, ये ग्रहों का क्रम हो गया। क्या हो गया? ये ग्रहों का जो है एक पूरा क्रम है। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों के क्रम को व्यवस्थित कीजिए। किस हिसाब से? तो सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों के क्रम को व्यवस्थित कीजिए। अब जब ये क्वेश्चन पूछे तो आपको मालूम है कि अगर अंग्रेजी में भी सबका नाम बता दें, हो सकता है कुछ लोगों को इसमें भी दिक्कत होती हो अंग्रेजी हिंदी में, तो आप देख लो इसको क्या बोलते हैं, तो आप बताओगे इसको मरकरी कहते हैं, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस और नेपट्यून, अरुण और वरुण है। ठीक, ये पूरे ग्रहों का क्रम है। ठीक, अब अगर आप कहें तो एक बार मैं पूरा सन के साथ एक साथ में पूरे सारे ग्रहों को एक साथ में दिखा दूं, एक साथ में सारे ग्रहों को दिखाऊं। सतीश चंद्रा कह रहे हैं क्या सर ये क्लास बराबर चलेगी? बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल बराबर चलेगी। अब तो बिल्कुल आरओ एआरओ एपीएस को टारगेट करके ही ये पूरा बैच चलाया जा रहा है मेरे भाई, बिल्कुल बराबर चलेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सतीश जी, बराबर चलेगी। ये देखिए अब आपके सामने ग्रहों का क्रम आ रहा है बहुत ही जबरदस्त तरीके से। तो आप देखोगे होल प्लेनेट एक साथ आपके सामने आ रहे हैं, पूरे ग्रह एक साथ आपके सामने आ रहे हैं। ये देखिए, ये आपका कौन रहा? तो आप देखोगे प्यारे साथी कि ये आपका सन रहा। कौन है? तो ये सन है, और सन से सबसे करीब ये जो प्लेनेट आपको दिख रहा है ये है मरकरी। मरकरी के बाद में कौन आता है? तो आप देखोगे प्यारे साथी वीनस आता है। वीनस के बाद में ये आपकी अर्थ है। अर्थ के बाद में ये रेड कलर का देखो आपका मार्स है, और ये आपका जुपिटर है। जुपिटर के बाद में ये सैटर्न है, ये यूरेनस है, और ये नेपच्यून है। और अभी मैंने आपको बताया था कि जो प्लूटो या यम पहले 9वां ग्रह हुआ करता था वो यहीं पे, मतलब क्या है, वो आपके नेपच्यून के बाद में पड़ता है, नेपच्यून के बाद में पड़ता है। यहां एक बात ये ध्यान रखना है, अब क्वेश्चन आपसे कैसे पूछता है? क्वेश्चन पूछता है प्यारे साथी कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है। क्या क्वेश्चन पूछता है? सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है। तो आप देखो बिल्कुल आपके सामने जो चीजें दिख रही हैं, जो चीजें आपके सामने बिल्कुल पूरी तरीके से दिख रही हैं, वो तो बिल्कुल प्रेजेंट है कि सबसे पहले कौन आ जाएगा? तो आप देखोगे बुध आएगा, पहले नंबर पे बुध है, दूसरे पे शुक्र है, तीसरे पे पृथ्वी आती है, चौथे पे आपका कौन आता है? तो आप बताओगे चौथे पे मार्स है, मतलब मंगल ग्रह है, पांचवें पे बृहस्पति यानी जुपिटर है, छठे स्थान पे सैटर्न है, सातवें स्थान पे यूरेनस है, और आठवें स्थान पे आपका नेपच्यून है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि सूर्य से दूरी के अनुसार से ग्रहों का क्रम क्या है, तो आप बताओगे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम हो गया। तो एक पैटर्न हम लोग क्या करते हैं, एक पैटर्न हम लोग ऐड में ले कि प्लस में ले, एक पैटर्न हम लोग इसका बनाते हैं। तो सूर्य का दूरी के अनुसार सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, देखा जाए तो सबसे पहले बुध आया, बुध के बाद में शुक्र आया, शुक्र के बाद में पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद में मंगल है, मंगल के बाद में प्यारे साथी आपने देखा मंगल के बाद में
बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद में अरुण है, सॉरी शनि है, बृहस्पति के बाद में कौन है? तो आप बताओगे कि बृहस्पति के बाद में शनि है, शनि के बाद में अरुण है, अरुण के बाद वरुण है। ये होल प्लेनेट है दूरी के अनुसार। दूसरा क्वेश्चन पूछता है आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है? अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम, अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है? अब अगर आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम देखना है तो फिर से एक बार मैं आपको मैप पे लेकर चलता हूं और वहीं से आपको दिखाऊंगा आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है। ये तो हम लोग डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखे, डिस्टेंस के बाद में हम शेप या आकार के अकॉर्डिंग देखेंगे। आकार के अनुसार प्यारे साथी सबसे बड़ा कौन है? तो आप बताओगे जुपिटर यानी कि बृहस्पति। बृहस्पति आकार के अनुसार दिख भी रहा होगा, सबसे बड़ा ये दिख भी रहा होगा भैया, ठीक है। तो आकार के अनुसार सबसे बड़ा है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद में है शनि, शनि के बाद है आपका यूरेनस और यूरेनस के बाद है नेपच्यून, नेपच्यून के बाद आती है पृथ्वी का स्थान, पृथ्वी के बाद में कौन आता है? तो आप बताओगे शुक्र आता है, शुक्र के बाद में फिर आपका 7वें नंबर पर मंगल और 8वें नंबर पर बुध आता है। मतलब आकार के अनुसार ग्रहों का जो क्रम है वो कौन कौन सा है? तो आप देखोगे भैया आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम अगर आपको देखना है तो आप यहां देखेंगे कि आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम जो है वो कैसा है। तो आप बताओगे कि सबसे बड़ा कौन है? तो प्यारे साथी आप बताओगे कि सबसे बड़ा है बृहस्पति, बृहस्पति से छोटा है शनि, शनि से छोटा है अरुण, अरुण से छोटा है वरुण, वरुण से छोटा है आपका पृथ्वी, पृथ्वी से छोटा है शुक्र, शुक्र से छोटा है मंगल और मंगल से छोटा है कौन सा? तो आप बताएंगे बुध। तो अब यहां से अगर वन लाइनर क्वेश्चन बने तब आपसे क्वेश्चन पूछेगा। वन लाइनर अगर क्वेश्चन बनता है प्यारे साथी तो वो क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आप बताओगे सबसे बड़ा जो है वो बृहस्पति है। सबसे बड़ा कौन है? तो प्यारे साथी आप बताओगे कि सबसे बड़ा बृहस्पति है। अगर पूछे सबसे छोटा ग्रह कौन है तो छोटा पूछ सकता है। तो सबसे छोटा ग्रह आकार के अनुसार सबसे छोटा ग्रह प्यारे साथी कौन सा है? तो आप बताओगे कि सबसे छोटा ग्रह है आपका बुध। लेकिन क्या आप सोचते हो कि आरओ एआरओ के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा? नहीं पूछेगा। अगर पूछ ले तो ये सौभाग्य की बात है। हाँ, अरेंज करने को दे सकता है, कोई बीच से 4 ग्रह उठा ले और पूछे आपसे कि इनको क्रम से अरेंज कीजिए, बड़े से छोटे या छोटे से बड़े, या डिस्टेंस के अकॉर्डिंग उठा ले कोई बीच से 4 ग्रह और आपसे पूछ ले कि इसको अरेंज कीजिए। बात समझ पा रहे हैं? रवि पूछ रहे हैं कि टोटल कितने आवर्स की क्लास है एक दिन में? भैया देखो, आपका जीएस का 4 पेपर है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, प्लस में साइंस है, प्लस में आपकी हिंदी है। ये 6 लेक्चर्स होते हैं आपके। अब क्रम से अपने अपने 4 बजे से ज्योग्राफी की क्लास आपकी होती है और नियमित होगी भी, ठीक है। तो इस पे आप जुड़े। ओके रवि, क्लियर है भाई? क्लियर है ना? चलिए, तो ये तो रहा साहब, ये तो रहा आपके आकार के अनुसार से ग्रहों का क्रम। लेकिन अब यहां पर आपको मालूम है कि जो आकार और सूर्य से दूरी तो ठीक है, एक नया पैटर्न अगर बने
कि द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम अगर पूछ ले। अच्छा, एक चीज ये भी जान लीजिएगा कि द्रव्यमान के अनुसार जब ग्रहों का क्रम पूछेगा तो वो दो तरीके से पूछ सकता है, आरोही क्रम भी पूछ सकता है और अवरोही। क्योंकि अब जो और क्वेश्चन क्या बना सकता है बताओ, अगर पेपर को टफ करना हो तो और क्या कर सकता है भाई? आकार सबको पता है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग मोटा मोटा जो भी तैयारी ठीक ठाक से कर रहा होगा उसको भी पता होगा। लेकिन अगर द्रव्यमान के अनुसार पूछे, घनत्व के अनुसार पूछे, तो थोड़ा बात नया होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे कि होगा। ठीक, बात समझ रहे हो? तो आप बोलोगे कि होगा। तो हम लोग आज जो है पहले डेंसिटी के अकॉर्डिंग, दैट मीन पहले हम लोग मास के अकॉर्डिंग देख लें, द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम देख लें। तो एक पॉइंट आप बनाओगे कि द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम, ग्रहों का अवरोही मतलब घटता, अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब क्या होता है प्यारे साथी? तो आपको मालूम है कि अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। कैसा क्रम? घटता, मतलब सबसे ज्यादा द्रव्यमान, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और इस प्रकार से आगे भी बढ़ते चले जाएंगे। तो आपको मालूम है, आप सभी प्यारे साथियों को मालूम है कि अगर हम मास के अकॉर्डिंग, दैट मीन द्रव्यमान के अकॉर्डिंग बात करें, तो ये बताओ हमको कि द्रव्यमान के अकॉर्डिंग सबसे जो है भारी या सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका है? तो आप बताओगे कि सर बृहस्पति का है। किसका है? बृहस्पति का है। मतलब एक जो आप देखोगे कि सबसे द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम, तो आप बता सकते हो कि सबसे ज्यादा द्रव्यमान बृहस्पति का है। बृहस्पति से कम शनि का है, शनि से कम अरुण का है, अरुण से कम वरुण का है, वरुण से कम प्यारे साथी किसका है? तो आप बताओगे पृथ्वी का है। पृथ्वी से कम है आपके बृहस्पति का, और बृहस्पति से कम है मंगल, और सबसे कम है बुध का। मतलब क्या? इस पैटर्न को जो आप लोगों ने पढ़ा था, इस पैटर्न को जो आकार के अकॉर्डिंग आपने देखा था, उसी हिसाब से बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? उसी हिसाब से ये भी है बिल्कुल। बोलो भाई। एक चीज यहां पे बृहस्पति के बाद में मैंने यहां पे वरुण लिख दिया भाई, ये पहले वरुण होगा। ठीक है, पहले क्या होगा? तो वरुण है, फिर अरुण है। एक बात यहां ध्यान रखिएगा प्यारे साथी, पहले वरुण आ जाता है, बृहस्पति के बाद पहले यहां वरुण आ जाता है, फिर अरुण है। तो ये पैटर्न दिमाग में रखिएगा। वरुण, हाँ एक मिस्टेक यहां पे हुआ था, वरुण के बाद में फिर अरुण आता है। यही बात केवल आपको ध्यान में रखना है। बाकी चीजें यहां पे देखो, आप अरुण के बाद वरुण में आता है, और द्रव्यमान में जब बात करते हैं तो वरुण का द्रव्यमान अरुण के द्रव्यमान से ज्यादा है। बस यही पॉइंट आपको फोकस करना है, इसी बिंदु पे आपको फोकस करना है। बाकी चीजें एक जैसी हैं। मतलब सबसे ज्यादा भारी बृहस्पति है, बृहस्पति से हल्का शनि है, शनि से हल्का पहले वरुण आएगा, फिर वरुण से बाद में अरुण आएगा, अरुण के बाद में पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद बृहस्पति है, और बृहस्पति के बाद में बृहस्पति के बाद में आपका यार यहां पे एक चीज शुक्र होना चाहिए भाई, थोड़ा मिस्टेक हुआ है यहां पे भी। शुक्र होगा, और शुक्र के बाद में मंगल और फिर बुध हो जाएगा। शुक्र के बाद में मंगल और फिर बुध। तो बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, ये किसके अकॉर्डिंग? तो आप प्यारे साथी देखिए यहां द्रव्यमान के अकॉर्डिंग, मतलब मास के अकॉर्डिंग हो जाएगा, द्रव्यमान के अकॉर्डिंग। अब दूसरा क्वेश्चन बन सकता है यहां पे, डेंसिटी के अकॉर्डिंग ग्रहों का क्रम, घनत्व के अकॉर्डिंग ग्रहों का क्रम क्या है?
अगर घनत्व के अकॉर्डिंग पूछे तो हम लोग क्या देखेंगे, आइए उसको भी जान लेते हैं। घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम, घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम, घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है। अगर इस पे बात किया जाए कि घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है, प्यारे साथी आपको मैं बता दूं कि जब हम घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम देखते हैं तो सबसे ज्यादा घनत्व हमको किसका देखने को मिलता है, तो आप बताओगे कि सबसे ज्यादा घनत्व प्यारे साथी पृथ्वी का है। सबसे ज्यादा घनत्व किसका है, पृथ्वी का है। सबसे ज्यादा घनत्व किसका है, तो आप बताओगे पृथ्वी का है। और पृथ्वी के बाद में प्यारे साथी बुध का घनत्व है। बुध के बाद में शुक्र का घनत्व आएगा, शुक्र के बाद में मंगल का घनत्व। ये इंटीरियर प्लेनेट है ना, आंतरिक ग्रह हैं जो, इनका जो घनत्व है, इनका जो घनत्व है भैया वो सबसे ज्यादा है। मतलब पृथ्वी, बुध, शुक्र और मंगल। फिर पांचवा स्थान आता है वरुण का। पांचवा स्थान किसका आता है प्यारे साथी, तो आप बताओगे वरुण का आता है। छठे स्थान पे आपका डेंसिटी के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए, घनत्व के अकॉर्डिंग, तो वरुण के बाद में फिर बृहस्पति महोदय का स्थान आ जाता है। किसका स्थान आता है, तो आप बताओगे बृहस्पति का स्थान आता है। बृहस्पति के बाद में प्यारे साथी फिर अरुण आता है, अरुण आता है, और अरुण के बाद में फिर आपका शनि आता है। एक बात तो यहां सबसे पहले पता चल गई कि सर्वाधिक घनत्व किसका है। ये वन लाइनर क्वेश्चन भी बनेगा यहां से, सर्वाधिक घनत्व किस ग्रह का है, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी ज्यादा नहीं पूछा गया है। ये प्रश्न अभी ज्यादा नहीं पूछा गया है, इसलिए मैं बोलता हूं अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि सर्वाधिक घनत्व किसका है, तो आप बता सकते हो कि सर्वाधिक घनत्व प्यारे साथी किसका देखने को मिलता है, तो सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी का है। और सबसे कम घनत्व किसका है, तो आप बता दोगे कि सबसे कम घनत्व है शनि का। और शनि एक गैसीय ग्रह है, ऐसा भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये बताओ गैस की डेंसिटी तो ज्यादा नहीं होगी ना भैया, तो इस कारण से शनि का जो घनत्व है वो सबसे कम है। बात समझ पाए। अब हम लोगों ने देख लिया, देखो हमने सूर्य से दूरी के अनुसार देखा, हमने आकार के अनुसार देखा, हमने द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम देखा, हमने घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम देखा। और क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो अब क्वेश्चन और अगर देखा जाए प्यारे साथी, तो ये परिक्रमण अवधि के आधार पे और परिक्रमण जो वेग है दोनों के आधार पे बन सकता है। बनेगा कि नहीं बन सकता है, मतलब क्या है, अगर हम परिक्रमण अवधि के आधार पर देखें, किस आधार पर, तो आप बताओगे परिक्रमण अवधि के आधार पर, परिक्रमण अवधि के आधार पर, परिक्रमण अवधि के आधार पर ग्रहों का क्रम। अब एक तो अवधि पॉइंट देखेंगे, दूसरा पॉइंट हम गति के लिए भी देखेंगे कि सबसे तेज कौन घूमता है, या सबसे कम से फिर सबसे तेज की तरफ जाएंगे, आरोही या अवरोही, जो भी चाहेंगे देख लेंगे। तो आप एक बार थम्स अप करके बताओ, अगर किस पैटर्न पे हम लोग बात करें, आरोही क्रम पे बात करें या अवरोही। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम, आरोही का मतलब क्या है, तो आप बताओगे आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम से होता है। तो सबसे पहले हम लोग परिक्रमण अवधि पे बात करेंगे, परिक्रमण अवधि पे बात करेंगे। और परिक्रमण अवधि में किस पे बात करें प्यारे साथी, तो हम लोग परिक्रमण अवधि में आरोही क्रम पे बात करें। आरोही का मतलब आप सब जानते होंगे कि बढ़ता क्रम। कौन सा क्रम है, तो आप बताओगे परिक्रमण अवधि में बढ़ते क्रम के अकॉर्डिंग ग्रहों का क्रम हमको देखना है। अगर इस पे बात किया जाए तो आप देखने को पाओगे कि सबसे देखो बढ़ता हुआ क्रम है,
इसका मतलब सबसे कम परिक्रमण अवधि कौन किसका है, सबसे कम परिक्रमण अवधि किसका है। प्यारे साथी अभी हम एक एक ग्रह पे बात करने वाले हैं कि कौन कितने टाइम में घूमता है, लेकिन यहां पे एक पैटर्न रूप में आपको बता रहा हूं कि देखो बुध जो है वो सबसे पहले एक चक्कर पूरा कर लेता है, एक चक्कर सबसे पहले पूरा कर लेता है। कौन, तो आप बताओगे बुध। कितने दिन में, 88 दिन में। और ये जो पैटर्न है तो सबसे पहले है, सबसे पहले किसका स्थान आएगा प्यारे साथी, तो आप बताओगे बुध का स्थान आएगा। किसका आएगा, बुध का। बुध के बाद में शुक्र है, शुक्र के बाद में पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद में आपको देखने को मिलेगा मंगल को, और मंगल के बाद में प्यारे साथी बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद में, बृहस्पति के बाद में आपका शनि है, और शनि के बाद अरुण है, अरुण के बाद वरुण है। यह कौन सा क्रम देखे, आरोही क्रम देख लिए। यह परिक्रमण अवधि की बात हमने किया है। किसकी बात हमने किया है, तो आप बताओगे परिक्रमण अवधि की बात किया गया है। अगर परिक्रमण वेग की बात करें, परिक्रमण वेग की बात करें तो वेग के हिसाब से क्या होगा, बताओ भाई। परिक्रमण वेग में ये अवरोही हो जाएगा, यही क्रम परिक्रमण वेग में क्या हो जाएगा, अवरोही हो जाएगा। अगर परिक्रमण वेग में अवरोही क्रम के देखें, परिक्रमण वेग में अवरोही क्रम को देखें प्यारे साथी, अगर परिक्रमण वेग में, परिक्रमण वेग में अवरोही क्रम को देख लो तो सेम पैटर्न रहेगा। परिक्रमण वेग में अवरोही क्रम अगर आप देखोगे तो सेम पैटर्न देखने को आपको मिलेगा। परिक्रमण वेग में अगर अवरोही क्रम पे बात किया जाए भैया, परिक्रमण वेग में अवरोही क्रम अगर देखा जाए पैटर्न सेम रहेगा, लेकिन क्या होगा, बस केवल पैटर्न सेम रहेगा, बस केवल जो अवधि है वो वेग के उल्टा होती है। अवधि, अवधि क्या होती है, वेग की उल्टा होती है। अब अवरोही क्रम अगर यहां हम फाइंड आउट करते हैं तो सेम एज पैटर्न रहेगा, मतलब बुध हो गया, बुध के बाद में शुक्र हो गया, शुक्र के बाद में पृथ्वी हो गई, पृथ्वी के बाद में मंगल है, मंगल के बाद में बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद में शनि है, शनि के बाद में अरुण है, और अरुण के बाद में प्यारे साथी क्या है, तो आप बताओगे वरुण है। अरुण के बाद में क्या है, तो आप बताओगे अरुण के बाद वरुण है। मतलब क्या है, जो अवधि है वो अवधि वेग का क्या होता है, उल्टा होता है। मतलब परिक्रमण अवधि, सबसे कम टाइम कौन लेता, सबसे कम दिन में कौन चक्कर लगा लेता है, तो बुध है। सबसे ज्यादा दिन में कौन चक्कर लगाता है, तो आप बताओगे वरुण है। अगर वेग की बात करें, वेग की बात करें तो वेग के अवरोही क्रम के हिसाब से अगर देखा जाए, अवरोही का मतलब क्या होता है, अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम, घटता क्रम, अवरोही का मतलब घटता क्रम। तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि अरुण और वरुण है। रघुनंदन भैया बहुत बहुत स्वागत है भैया, प्रणाम। बताओ बात समझ में आ गई है, ये पूरी बात क्लियर है प्यारे साथी? एक बार जरा थम्स अप करके बताओ क्या ये बात पूरा समझ में आ गया है। एक बार सभी प्यारे साथी थम्स अप करके बताएं क्या बात पूरी तरीके से समझ में आ रही है। एक बार सभी प्यारे साथी, और विजिबिलिटी में कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, अगर कुछ हो रहा हो तो बताओ। एक बार जरा प्यारे साथी थम्स अप करके बताओ क्या बात समझ में आ रही है अच्छे से। बोलो भाई। एक बार जरा थम्स अप करके बताएं क्या बात समझ में आ गई है पूरी। चलिए चलिए अब हम लोग एक एक ग्रह पे बात करना शुरू करें। एक एक ग्रह के बारे में पूरी हिस्ट्री उसकी खंगाल लें कि क्या क्या उसके बारे में है। एक एक ग्रह के बारे में सबसे पहले हम पॉइंट करेंगे बुध ग्रह के बारे में। किसके बारे में? तो प्यारे साथी आप देखोगे बुध ग्रह के बारे में।
अब अगर बुध के बारे में बात किया जाए तो आप देखोगे कि आप सबसे पहले तो हम लोग यही देखें कि यह परिक्रमा कितने दिन में पूरा करता है बात सही कि नहीं है? ठीक, तो सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बुध सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है, प्यारे साथी आप क्या बताओगे? 88 दिन में पूरा कर लेता है। कितने दिन में? 88 दिन में सूर्य का एक पूरा परिक्रमा ये क्या करता है? कंप्लीट कर लेता है भैया। 88 दिन में क्या करता है? ये सूर्य की एक पूरी परिक्रमा जो है ये कंप्लीट कर लेता है। आप सबको पता है कि ये सूर्य के सबसे नजदीक स्थित है। ठीक, द्रव्यमान और आकार में भी तुलना हम लोगों ने किया था, उसके बारे में भी हमने बताया है। बात समझे? हां, एक बात यहां पे आपको सबसे महत्वपूर्ण जानना है, सबसे महत्वपूर्ण एक बात यहां पे जाननी है कि यहां पर वायुमंडल नहीं है। क्या है भैया? वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं है तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? वायुमंडल नहीं है। और अगर वायुमंडल नहीं होगा तो प्यारे साथी दिन में जब सूर्य का समय होगा तब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, और जब सूर्य नहीं रहेगा तो उतना जल्दी ही गिर भी जाएगा। मतलब क्वेश्चन क्या बन सकता है? यहां से प्रश्न बन सकता है कि सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस ग्रह में देखा जाता है? तो प्यारे साथी आप क्या बताओगे? सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहां देखा जाता है? तो आप बताओगे बुध में देखा जाता है। क्या बताओगे आप? बुध में देखा जाता है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहां है? तो प्यारे साथी आप बताओगे सर्वाधिक दैनिक तापांतर यहीं पर है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर यही मिलता है। सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर कहां है? तो आप बताओगे प्यारे साथी कि सर्वाधिक दैनिक तापांतर आपको किसके पास देखने को मिलता है? तो आप बताओगे बुध के पास देखने को मिलता है। बात समझ पाए? ओके, तो अगर ये दैनिक तापांतर की बात हो गई, हम बात करते हैं उपग्रह के बारे में। तो इसके पास कोई भी उपग्रह इसके पास नहीं है, मतलब 0-0 है। कोई भी उपग्रह नहीं है भैया, एक भी उपग्रह इसके पास में नहीं है। बात समझ पाए? ये तो बुध की बात हो गई। अब दूसरे ग्रह पे चर्चा करते हैं जो है शुक्र। तो दूसरा हमारा ग्रह कौन सा है? तो आप बताओगे शुक्र है। शुक्र है, और आपको मैं बता दूं शुक्र ग्रह के बारे में, यह परिक्रमा कितने दिन में करता है? तो यह सूर्य की एक परिक्रमा करने में 2 to 5 डे का समय लेता है। कितने दिन का? तो आप बताओगे 225 दिन का समय लेता है। शुक्र जो है, शुक्र सूर्य की एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगता है? तो आप बताओगे कि 225 दिन का समय लगता है। अगर हम उपग्रह की बात करें प्यारे साथी, तो इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं है, कोई भी उपग्रह नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि यहां पर वायुमंडल है। इसके वायुमंडल में 90 to 95% कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। कौन सी मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। इसके वायुमंडल में 90 से 95% गैस कौन सी है? तो प्यारे साथी आप बताओगे कि इसके वायुमंडल में 90 to 95% गैस कैसी है? तो आप बताओगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब ये हमको बताओ कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो आपको मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है
और आपको मालूम है ये सूर्य से दूसरा नजदीक ग्रह है, तो टेम्परेचर भी अधिक होगा, टेम्परेचर भी अधिक होगा, तो उच्च ताप देखने को मिलेगा। उच्च ताप है, प्लस में CO2 गैस है, इस कारण से इसको प्रेशर कुकर ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहते हैं भैया? प्रेशर कुकर ग्रह कहा जाता है। प्रेशर कुकर ग्रह किसे कहा जाता है? तो आप बताओगे शुक्र को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? उसका कारण है यहां पर उच्च तापमान है, प्लस में इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, जिस कारण से यहां पर प्रेशर कुकर की दशा उत्पन्न हो जाती है। बात समझ पा रहे हैं? इस कारण से यहां प्रेशर कुकर की दशा उत्पन्न हो जाती है। क्लियर है भाई? अब आपको बता दें कि यह द्रव्यमान और आकार में पृथ्वी के समान है। यह जो है द्रव्यमान और आकार में, यह द्रव्यमान एवं आकार में पृथ्वी के समान है। पृथ्वी के समान है, अतः इसे पृथ्वी की बहन या भगिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की बहन या भगिनी कहा जाता है। क्या कहते हैं? पृथ्वी की भगिनी या बहन कहते हैं। बात समझ पाए? इसे क्या कहा जाता है? पृथ्वी की बहन या भगिनी कहा जाता है। आपको मैं बता दूं कि यह सौरमंडल का सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह है। क्या है? तो आप बताओगे कि यह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह है। ये सुबह प्यारे साथी, ये सुबह के टाइम पूर्व में और शाम को ये कहां दिखता है? तो पश्चिम में दिखाई देता है। तो जब सुबह ये पूरब में दिखता है, इस कारण से इसको भोर का तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? भोर का तारा कहते हैं। ये शाम को पश्चिम में दिखाई देता है, इस कारण से इसको सांझ का तारा भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि भोर का तारा और सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? प्यारे साथी, आप क्या बताओगे कि भोर का तारा और सांझ का तारा किसे कहा जाता है? तो आप बताओगे कि भोर का तारा और सांझ का तारा कहा जाता है किसको? तो आप बताओगे शुक्र को कहा जाता है। हाँ रघुनंदन जी, बिल्कुल जुड़वा बहन कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपको मैं बता दूं कि इसको सुबह जो है ये पूरब में दिखता है, जिस कारण से इसको भोर का तारा, और शाम को पश्चिम में दिखता है, जिस कारण से इसको सांझ का तारा कहते हैं। शुक्र को प्यारे साथी सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? तो आप बताओगे शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सौंदर्य का देवता, गॉड ऑफ ब्यूटी कहा जाता है। सौंदर्य का देवता कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आप बताओगे कि इसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है, गॉड ऑफ ब्यूटी कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? बोले। ओके, आपको एक बात और बता दूं कि यह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट भी है। यह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है।
आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, शायद ये क्वेश्चन पूछा गया है सीयूटी एग्जाम में, कॉमन यूनिवर्सिटी जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है। तो प्यारे साथी आप क्या बताओगे कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है, तो आप बताओगे शुक्र ग्रह। बात समझ पा रहे हैं? पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है, तो प्यारे साथी आप बताओगे कि शुक्र ग्रह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है। बात समझ पा रहे हैं? एक महत्वपूर्ण बात यह भी है भैया कि ये जो सूर्य की परिक्रमा है वो सभी ग्रह जो है वो क्या करते हैं, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर परिक्रमा करते हैं। ये उसके विपरीत है। ये क्या करता है, यह सूर्य की परिक्रमा यह पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करता है, सूर्य की परिक्रमा करता है। प्यारे साथी एक और ग्रह है जो पश्चिम से पूर्व परिक्रमा ना करके पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। उसका जवाब आप जरा कमेंट करके बताओ हमको। और कौन सा ग्रह है जो पश्चिम से पूर्व की परिक्रमा ना करके पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है? प्यारे साथी आप बताओ वो कौन सा ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम परिक्रमा ना करके पश्चिम से पूर्व से पश्चिम परिक्रमा करता है? और कौन सा ग्रह है? जितने भी साथी जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। एक बार कमेंट करके बताओ। आप लोगों के लिए होमवर्क है, होमवर्क नहीं तुरंत का वर्क है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो पूरब से पश्चिम ना करके परिक्रमा कैसे करता है, तो आप बताओगे पश्चिम से पूर्व ना करके पूरब से पश्चिम की ओर करता है। बताओ। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताओ भाई, आगे बढ़ते हैं। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताओ। कौन है भैया? तो दूसरा ग्रह है, दूसरा इस तरह से ग्रह है। एक तो पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर, एक तो आपने शुक्र को देखा है और दूसरा नाम आपको कमेंट करना था, लेकिन आप लोग भैया नहीं कमेंट कर रहे हैं। दूसरा नाम है अरुण का। किसका है? अरुण जो है, यूरेनस जो है भैया, यूरेनस और शुक्र ये दोनों ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं और बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं। बात समझ पाए? इस कारण से ये फैक्ट दिमाग में जरूर रखना, ये फैक्ट आप दिमाग में जरूर रखना कि जो शुक्र है और जो अरुण है ये दोनों पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर परिक्रमा करते हैं। तो ये तो रहा शुक्र के बारे में। क्वेश्चन पूछे सौंदर्य का देवता किसे कहा जाता है, गॉड ऑफ ब्यूटी किसे कहा जाता है, तो आप बता देना कि शुक्र को कहा जाता है। अगर आप भी सुंदर होना चाहते हैं तो शुक्र की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि जो शुक्र की पूजा करेगा वो सुंदर हो जाएगा, ऐसा माना जाता है। इसी कारण से इसको सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है। बात समझ रहे हैं भाई? हाँ चलिए नेक्स्ट। अब ये तो भैया शुक्र के बारे में हो गया, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं पृथ्वी के बारे में। तो आइए पृथ्वी के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। पृथ्वी के बारे, वैसे तो पृथ्वी के बारे में खूब पढ़ना है, लेकिन पृथ्वी के बारे में थोड़ी सी सामान्य बातें जान ही लें। पृथ्वी के बारे में जो सामान्य बातें हैं वो कुछ थोड़ी बातें हम लोग जान भी लें। अच्छा, पृथ्वी कितने दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है, ये तो सभी प्यारे साथियों को पता होगा। कितने दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है भैया? पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती है? सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताओ।
इसका परिक्रमा कितने दिन में पूरा करती है? सूर्य का एक परिक्रमा ये कितने दिन में पूरा करती है? सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी कितने दिन में पूरा करती है? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, देखो रविंद्र भाई बता रहे हैं 365 दिन, बिल्कुल भाई, लेकिन अगर एग्जैक्ट आंकड़ा पूछेगा भैया तो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड। कितना? 365 दिन 5 घंटा 46 मिनट और 48 सेकंड। ये एग्जैक्ट आंकड़ा होगा। क्या होगा? 48 मिनट और 46 सेकंड है भाई, ठीक है, 48 मिनट और 46 सेकंड। ये थोड़ा उल्टा हो गया था, 46 सेकंड। ये टोटल, ये एग्जैक्ट आंकड़ा है कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी सूर्य की एक पूरी परिक्रमा कंप्लीट करने में 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लेती है। राउंड फिगर में हम लोग यही पढ़ने को पाते हैं कि 365 दिन में, और या कभी कभी हम लोग देखने को पाते हैं कि 365 से ही 1/4 दिन में। ठीक, तो वो जो है 1/6 दिन में, तो वो 6 चौके 24, 4 साल बाद में वही एक दिन जब ऐड हो जाता है, एक दिन जब ऐड हो जाता है तो आप देखने को पाते हो कि जो लीप ईयर पड़ता है, तो लीप ईयर में आप देखोगे कि 366 दिन का पूरा ईयर हो जाता है। यही तो होता है, बताएं। अब एक बात यहां पे प्यारे साथी जानना जरूरी है। ये तो परिक्रमण अवधि हो गया, परिक्रमा करती है सूर्य का। आपसे पूछे अक्षीय झुकाव कितना है इसका, पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना अंश झुकी हुई है, अगर ये प्रश्न पूछता है भाई तो आप क्या बताओगे? पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना है? तो आप पृथ्वी का अक्षीय झुकाव बता सकते हो। पृथ्वी का अक्षीय झुकाव 23.5 अंश है। कितना है? तो प्यारे साथी आप बताओगे कि पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना है, तो 23.5 अंश है। बात समझ रहे हैं? पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना है, आप बताओगे कि 23.5 अंश है। क्लियर है? अच्छा, इस झुकाव का प्रॉफिट क्या है? इस झुकाव का प्रॉफिट क्या है भाई? पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव है, इससे हमको क्या लाभ मिल रहा है? इससे हमको क्या लाभ मिल रहा है, बताएं। आप हमको बताएं एक बार कि ये जो अक्षीय झुकाव है पृथ्वी का, इससे प्रॉफिट क्या हो रहा है, क्या लाभ मिल रहा है? सभी प्यारे साथी बताएं, इससे प्रॉफिट क्या मिल रहा है? आपको मैं बता दूं कि जो ऋतु परिवर्तन या मौसम परिवर्तन की घटना है, जो ऋतु परिवर्तन या मौसम परिवर्तन की घटना है, ऋतु परिवर्तन या मौसम परिवर्तन की घटना है भैया, ऋतु परिवर्तन या मौसम परिवर्तन की घटना जो है वो किसके कारण से है? तो आप बताओगे कि ऋतु परिवर्तन या मौसम परिवर्तन की घटना पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के कारण ही है। बात समझ पा रहे हैं? ऋतु परिवर्तन या मौसम परिवर्तन की जो घटना आप देखते हैं उसका रीजन क्या है, तो आप बताओगे मौसम परिवर्तन। बहुत सही रविंद्र कुमार, बिल्कुल सही है भाई मेरे। मौसम परिवर्तन वो चीजें हैं जो अक्षीय झुकाव के कारण देखने को मिलती है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का अगर आकार की बात किया जाए कि पृथ्वी का आकार कैसा है, अगर यह प्रश्न आपसे पूछे प्यारे साथी, तो आप इसे क्या बताओगे? पृथ्वी का आकार। अब जब आप पेपर में जाते हो, क्वेश्चन ये बहुत कॉमन है, कई बार पूछा गया है, लेकिन होता क्या है, जब प्रश्न पूछता है कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो इसमें ऑप्शन कुछ गोलाकार, वृत्ताकार, अंडाकार, दीर्घवृत्ताकार, बहुत सारा ऑप्शन लिखा रहता है, कंफ्यूजन हो जाता है वहां पे। इसलिए जब ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप एक अंग्रेजी इसका देख लेना,
इसकी अंग्रेजी होती है जियोइड। कैसी होती है? जियोइड। इसको हिंदी में कहा जाता है पृथव्याकार। क्या कहा जाता है? पृथव्याकार कहा जाता है। मतलब जियोइड की जो अंग्रेजी है प्यारे साथी वो क्या होती है? तो आप बताओगे पृथव्याकार होती है। क्या होती है? तो आप बताओगे कि जियोइड की अंग्रेजी कैसी हो क्या है? तो आप बताओगे पृथव्याकार है। बात समझ रहे हैं? पृथव्याकार है। अच्छा, पृथव्याकार बनता कैसे है इसके बारे में आपको बताऊं तो आपने देखा होगा कि पृथ्वी जो है वो कैसी है भैया? तो वो ध्रुवों पर चपटी हुई है। कैसे है? ध्रुवों पर चपटी हुई है। मतलब ये पृथ्वी कैसी है? तो आप बताओगे कि पृथ्वी जो है वो ध्रुवों पर चपटी हुई है। मतलब इसका ये पोर्शन ज्यादा निकला हुआ है और ये वाला जो ध्रुवों वाला क्षेत्र है ये चपटा हुआ है। इस कारण से इस क्षेत्र को क्या नाम देते हैं? तो आप बताओगे पृथव्याकार कहते हैं। कि पृथ्वी की आकृति कैसी है? तो आप बताओगे पृथव्याकार है। बात क्लियर है? पृथ्वी की आकृति कैसी है? तो आप बताओगे पृथव्याकार है। क्लियर है ये बात? हां, एक चीज और आपको बता दें, क्योंकि पृथ्वी पर वनस्पति पाई जाती है। पृथ्वी पर क्या पाई जाती है प्यारे साथी? तो पृथ्वी पर उपस्थित वनस्पति के कारण, पृथ्वी पर उपस्थित वनस्पति के कारण ये हरा कलर का दिखाई देता है। भाई जाहिर सी बात है, फॉरेस्टेशन होगा तो कलर कैसा हो जाएगा? ग्रीन कलर का रहेगा। भाई पेड़ पौधों का रंग कैसा होता है? तो ये पृथ्वी पर उपस्थित पारिस्थितिकी के कारण इसको क्या कहते हैं भैया? कारण इसको हरा ग्रह कहा जाता है। क्या कहते हैं? क्वेश्चन पूछ ले कि पृथ्वी पर उपस्थित वनस्पति के कारण, पृथ्वी पर उपस्थित वनस्पति के कारण इसे क्या कहा जाता है? प्यारे साथी आप बताओगे हरा ग्रह कहा जाता है। और जल की अधिकता के कारण क्या कहा जाता है? तो आप बताओगे नीला ग्रह कहा जाता है। जल की अधिकता के कारण क्या कहा जाता है प्यारे साथी? तो जल की उपस्थिति के कारण इसे क्या कहा जाता है? तो आप बता दोगे कि जल की उपस्थिति के कारण, जल की उपस्थिति के कारण क्या कहा जाता है? तो आप बताओगे जल की उपस्थिति के कारण इसे क्या कहते हैं? तो जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आप बताओगे जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह, और परिस्थिति के कारण जो, या पारिस्थिति के कारण, वनस्पति के कारण, ठीक है, चाहे इसको वनस्पति लिखें या पारिस्थितिकी भी लिख लें, पारिस्थितिकी भी लिख सकते हैं, या लिख के आ सकता है कि पारिस्थितिकी के कारण जल जो है, पारिस्थितिकी के कारण क्या नाम दिया जाता है? तो आप बता दोगे कि हरा ग्रह कहा जाता है। बोलो बात क्लियर हो रही है भाई? कमेंट करके बताएं ये बातें समझ में आ रही हैं? सभी प्यारे साथी एक बार कमेंट करके बताओ क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? बताओ भाई, बातें समझ में आ रही है ना? पृथ्वी पर आप सभी प्यारे साथियों ने जाना है कि जो पृथ्वी पर जल की मात्रा है, पृथ्वी पर जल कितना है भैया? तो पृथ्वी के कितने परसेंट भाग पर, पृथ्वी के कितने परसेंट भाग पर जल है? अगर एक पॉइंट ये देखा जाए कि पृथ्वी के कितने परसेंट भाग पर जल है, तो प्यारे साथी आपको बता दूं कि पृथ्वी के 71% भूभाग पर, 71% भाग पर जल है एवं 29% भाग पर, 29% भाग पर, भाग क्या है? तो आप बताओगे स्थल। 71% भूभाग जो है उस पर क्या पाया जाता है?
तो आप बताओगे जल मिलता है, और 29% क्षेत्र पे क्या मिलता है, तो आप बताओगे स्थल पाया जाता है। बात समझ रहे हैं? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है, तो आप बताओगे कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। और कितना दूर है इससे, तो आप बताओगे 3,84,000 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है, तो आप बताओगे 3,84,000 किलोमीटर दूर स्थित है। कितनी दूर स्थित है, तो आप बताओगे 3,84,000 किलोमीटर दूर स्थित है। बात समझ रहे हैं? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा कितना दूर है, तो आप बताओगे 3,84,000 किलोमीटर दूर स्थित है। यह बात समझ पा रहे हैं? 3,84,000 किलोमीटर दूर उपस्थित है इसके। क्लियर है ना? चलिए, तो ये तो बात रही प्यारे साथी, ये तो बात रही आपके जो है पृथ्वी ग्रह तक की। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मंगल पे। आज 3 ग्रह हम लोग पढ़ चुके हैं। कल जो हमारी क्लास होगी वो मंगल पढ़ेंगे, मंगल के बाद में फिर हम लोग बृहस्पति पढ़ेंगे, फिर शनि पढ़ेंगे, अरुण पढ़ेंगे, वरुण पढ़ेंगे। इन सब के बारे में जबरदस्त तरीके से ग्रह हो जाएगा। फिर उपग्रह के बारे में तो चलो चंद्रमा के बारे में बात किया जाएगा, फिर आप क्षुद्र ग्रह के बारे में देखेंगे,